वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साइंस के टर्म में हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में देख लिया, मानव कंकाल तंत्र, अर्थात जिसके बारे में हम लोग हड्डियों की चर्चा करते हैं, उपास्थि की चर्चा करते हैं, उसके बाद टेंडन की चर्चा करते हैं और लिगामेंट। तो टेंडन, लिगामेंट और बोन से बनी हुई संरचना को हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। ऐसा हमने पिछले वीडियो में देख लिया। हमने ये भी बताया था कि कुल 206 हड्डियां होती हैं। इन 206 बोन्स में से जो 80 होते हैं वो एक्सियल स्केलेटन कहे जाते हैं, अर्थात उन्हें अक्षीय कंकाल कहा जाता है। और ये जो खोपड़ी होता है इसमें कुल 29 बोन्स होते हैं, 29 हड्डियां होती हैं। और उसके बाद यह चेस्ट बोन और उसके बाद ये रिबकेज और पीछे की मेरुदंड मिलाकर कुल 51 हड्डियां होती हैं। और इस प्रकार कुल 80 हड्डियां होती हैं अक्षीय कंकाल में। और 14 फेशियल बोन्स होते हैं, 8 कपाल होते हैं और उसके बाद एक हेड बोन्स होते हैं जो कि यू आकार का होता है। और उसके बाद इस चेस्ट बोन में एक हड्डी जिसे हम लोग ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, उसकी संख्या 1 होती है। और 12-12 जोड़े जो होते हैं वो पसलिए होते हैं, रिबकेज होते हैं। और उसके बाद 26 हड्डियों की संख्या होती है वर्टिब्रल कॉलम, अर्थात मेरुदंड या मेरुरज्जु की। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया। अब हम लोग बारी बारी से इसके बारे में देखें, जैसे कि खोपड़ी, इसका क्या काम है। हाइड बोन जो जबड़े की हड्डी है, जो कि ब्यूकल कैविटी का जो बेस होता है, आधार होता है, तो उसका क्या काम है। रिबकेज, पसली पिंजर का क्या काम है। उसके बाद स्टर्नम जिसे चेस्ट बोन कहते हैं, ब्रेस्ट बोन भी उसे कहते हैं, उरोस्थी या छाती की हड्डी, मेरुदंड, मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी, स्पिनल कोड भी कहते हैं इसको, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। तो इन सभी का क्या काम है। और उसके बाद हम लोग चलेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन पर, जिसको उपांगी कंकाल कहा जाता है। 126 बोन्स होते हैं। हमने यह भी बताया था कि स्केलेटल सिस्टम को जिस साइंस के साइंस के तहत हम लोग स्टडी करते हैं उसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और इसका जो वेट होता है हमारे शरीर में, कुल वजन का 20%। और 30 वर्ष की अवस्था में मैक्सिमम घनत्व को हड्डी पार कर जाता है। जो बोन्स होता है उसका मैक्सिमम डेंसिटी हमारे उम्र की 30 वर्ष की अवस्था में होता है। तो ये सभी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। और अब हम लोग बारी बारी से जितने सारे एक्सियल सिस्टम के पार्ट हैं, एक्सियल स्केलेटन के पार्ट हैं, तो उनको हम लोग देखें। और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इस एपेंडिकुलर स्केलेटन को पूरा समाप्त करेंगे और कुछ अन्य टर्म देखेंगे और यह ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पूरा डिटेल में समाप्त हो जाएगा। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन की हम लोग चर्चा कर लेंगे कि कौन कितने पार्ट में बटे होते हैं। हाथ और पैर जिसको पाद कहते हैं, और मेखलाएं अर्थात ग्रिडल्स और लिम्ब। तो चलिए हम लोग सबसे पहले खोपड़ी के बारे में देखें कि खोपड़ी जो है एक हड्डी की संरचना है और मानव कंकाल में सिर का निर्माण करती है। तो हड्डी की संरचना है और मानव कंकाल में सिर का निर्माण करती है। चेहरे की संरचनाओं का निर्माण, तो यह जो खोपड़ी है हमारे चेहरे की स्ट्रक्चर का भी निर्माण करती है। मस्तिष्क के लिए एक गुहा का निर्माण, गुहा अर्थात कैविटी, जिससे एयर जो होता है वह प्रवेश करता है। तो मस्तिष्क के लिए यह एक कैविटी अर्थात गुहा का भी निर्माण करता है। मस्तिष्क को चोट से रक्षा प्रदान करता है। जिस प्रकार अन्य कशेरुकी जो होते हैं खोपड़ी में, तो वो रक्षा करते हैं हमारी खोपड़ी की, तो उसी प्रकार यह खोपड़ी जो है यह हमारे मस्तिष्क को चोट से रक्षा करता है। तो अन्य कशेरुकियों की तरह यह भी चोट से रक्षा करता है। तो इसका क्या क्या काम है। यह एक हड्डी की संरचना है और मानव कंकाल में सिर का निर्माण करता है। चेहरे की संरचनाओं का भी यह निर्माण करता है। मस्तिष्क के लिए एक गुहा
अर्थात कैविटी का निर्माण करता है। मस्तिष्क को अन्य कशेरुकाओं की तरह यह चोट से रक्षा करता है। तो बोनी स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म द हेड इन द ह्यूमन स्केलेटल, a skull supports the structure of the face and forms a cavity of the brain. Like the skulls of vertebrates, it protects the brain from injury. तो जो वर्टिब्रेट है स्कल की, उसकी तरह यह हमारे मस्तिष्क को चोट से रक्षा प्रदान करता है। और उसके बाद यह चेहरे की स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। forms the head in the human skeletal. A skull supports the structure in the face and forms a cavity of the brain. तो मस्तिष्क के गुहा का भी निर्माण करता है, कैविटी का निर्माण करता है, चोट से रक्षा करता है। जिस प्रकार अन्य कशेरुकी की जो खोपड़ी होती है वह मस्तिष्क को चोट से रक्षा प्रदान करता है। उसके बाद यह हड्डी की संरचना होता है और मानव कंकाल में हेड का फॉर्मेशन करता है, सिर का निर्माण करता है। तो यह तो था खोपड़ी, और खोपड़ी का जो ढक्कन होता है हमने बताया था उसको कपाल कहा जाता है। कपाल जिसकी संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। याद रखेंगे, यह पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। और फेशियल बोन्स जो चेहरे की हड्डी होती है वह 14 और एक हड्डी योड बोन्स। उसके बाद अब हम लोग योड बोन को देखें, जिसे जबड़े की हड्डी कहा जाता है। हमने बताया था कि इसका शेप यू के आकार का होता है। जो ब्यूकल कैविटी अर्थात जो मुख गुहा होता है, गुहा द्वार होता है, उसका निचला हिस्सा होता है और उसका आधार होता है जिसका आकार यू शेप में होता है। इस हड्डी का प्राथमिक कार्य जिह्वा अर्थात जीभ के लिए एक लंगर बिंदु का कार्य करना, अन्य हड्डियों से इसका कोई जुड़ाव नहीं होता। तो इस हड्डी का प्राथमिक कार्य है जिह्वा अर्थात जीभ के लिए एक लंगर बिंदु का निर्माण करना, अर्थात एंकरिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। एंकरिंग स्ट्रक्चर यानी कि सपोर्ट करता है। जिस तरह से मुलायम चीजें जो निकलती है जीभ में, तो जीभ में मुलायम चीज से क्या होता है कि कोई भी जो सॉफ्ट कड़ा चीज होता है, कड़ा भोजन, वह मुलायम बनता है। तो उसी काम को करने में यह लंगर बिंदु की तरह काम करता है योड बोन्स। तो इस हड्डी का प्राथमिक कार्य जिह्वा के लिए एक लंगर बिंदु का कार्य करना होता है और यह अन्य हड्डियों से इसका कोई जुड़ाव नहीं होता है। और उसका जो शेप है यू शेप की तरह होता है, यू की आकृति की तरह। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस बोन इज टू सर्व एज एन anchoring structure of the tongue. It has no juncture with other bones. अर्थात इसका कोई जुड़ाव नहीं होता है दूसरे हड्डियों से। और यह किसकी तरह काम करता है? तो एंकरिंग स्ट्रक्चर ऑफ द टंग अर्थात जीभ के लंगर बिंदु की तरह। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिब्स या रिबकेज, जिसे पसली या पसली पिंजर भी कहा जाता है। तो पसली या पसली पिंजर, इसकी संख्या हमने बताया था कि यह फेफड़े और हृदय की सुरक्षा प्रदान करता है कवर के रूप में, जिसकी संख्या बाएं तरफ 12 और दाएं तरफ 12 अर्थात ये 12 पेयर में होते हैं और कुल संख्या 24 होते हैं। तो इसका मुख्य काम फेफड़ों, हृदय एवं वक्ष के अन्य आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। तो लंग, हार्ट और जो अदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो उनका यह क्या करता है? तो सुरक्षा प्रदान करता है। तो मुख्य काम क्या है कि फेफड़ों, हृदय और वक्ष के आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करना। पसलियां छाती को घेरे रहती हैं, जिसमें फेफड़ों का विस्तार होता है और इस प्रकार छाती की गुहा का विस्तार करके सांस लेने में यह सुविधा प्रदान करती है। तो जो पसलियां होती हैं वे छाती को घेरे हुए रहती है और इसी में फेफड़ों का विस्तार होता है और इस प्रकार यह छाती की गुहा का विस्तार करके अर्थात चेस्ट कैविटी का या एक्सपेंडेशन करके सांस लेने में सुविधा प्रदान करता है। 12 जोड़े में से हमने बताया था कि इसकी संख्या 12 जोड़ा होता है।
अर्थात कुल मिलाकर ये 24 होते हैं। तो इन 12 जोड़े में से पहले के जो 7 जोड़े पसलियां होते हैं उन्हें वास्तविक पसलियां अर्थात ट्रू रिब्स कहा जाता है, वास्तविक अर्थात सच्ची पसलियां। और उसके बाद जो 3 जोड़े होते हैं अर्थात 6, उन्हें अवास्तविक अर्थात फॉल्स रिब्स कहे जाते हैं। और जो बच गए 2 अंतिम जोड़े उसे अवास्तविक और तैरती पसलियां कहा जाता है। तो 12 जोड़े में से जो पहले 7 जोड़े होते हैं, शुरू के ऊपर से नीचे के जो 7 जोड़े होते हैं उन्हें वास्तविक पसलियां कहा जाता है, ट्रू रिब्स। और उसके बाद के जो 3 जोड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो अवास्तविक पसली अर्थात फॉल्स रिब्स। और उसके बाद जो अंतिम 2 जोड़े होते हैं उन्हें अवास्तविक और तैरती पसलियां अर्थात फ्लोटिंग रिब्स एंड फॉल्स रिब्स। तो वास्तव में अवास्तविक रिब्स हो गए 5 जोड़े, और जो वास्तविक जोड़े हो गए वे 7 जोड़े। तो 14 जो हो गए उनकी संख्या हो गई वास्तविक की, और जो बचे 10 उनकी संख्या हो गई अवास्तविक। उस अवास्तविक में भी जो 4 हो गए 2 जोड़े वे अवास्तविक के साथ साथ उन्हें फ्लोटिंग भी कहा जाता है, अर्थात वे हिलते डुलते रहते हैं और मुलायम होते हैं, इसीलिए उसका नाम फ्लोटिंग है, तैरता है। तो 12 जोड़े में से पहले के 7 जोड़े पसलियां जो हैं उन्हें वास्तविक पसलियां कहते हैं, और उसके बाद के 3 जोड़े अवास्तविक पसलियां, जबकि अंतिम के 2 जोड़े अवास्तविक और तैरती पसलियां कहे जाते हैं। Ribs serves to protect the lungs, heart and other internal organs to the thorax. Ribs surrounded by the chest enabling the lungs to expand and thus facilitate breathing by expanding the chest cavity. 1 to 7 pairs are true ribs, 8 to 10 pairs are false ribs and 11 to 12 pairs are true and floating ribs. जैसा कि यह फिगर है, इसमें शुरू के जो 7 दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वास्तविक पसली हैं, अर्थात ये ट्रू रिब्स है। उसके बाद जो 3 है उसको अवास्तविक रिब्स कहा जाता है, और ये जो अंतिम के 2 हैं वे अवास्तविक और तैरते हुए पसली हैं, अर्थात फॉल्स एंड फ्लोटिंग। इसके बाद हम लोग स्टर्नम की चर्चा करते हैं, जिसे चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, अर्थात उरोस्थी। इसका मूल नाम है हिंदी में उरोस्थी या छाती की हड्डी, जो कि बीचला पार्ट होता है। हमारे जो जितने सारे रिबकेज होते हैं, रिबकेज इसी से जुड़े हुए रहते हैं। इसका जो बीच पार्ट होता है, जो मेन हड्डी होता है, उसी को हम लोग उरोस्थी या छाती की हड्डी या फिर चेस्ट बोन या स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन कहते हैं। तो उरोस्थी या ब्रेस्ट बोन छाती के मध्य भाग में स्थित एक सपाट हड्डी होती है, अर्थात यह एक प्लेन हड्डी होती है, सपाट हड्डी, जो कि छाती के मध्य भाग में स्थित होता है, और एक लंबा हड्डी होता है और सपाट हड्डी होता है, और यह इसे उरोस्थी या ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। इसका जुड़ाव उपास्थि के माध्यम से पसलियों से होता है। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। तो हड्डियों की तरह एक मुलायम हड्डी होता है जो कि लचीला होता है, जिसे उपास्थि कहा जाता है, कार्टिलेज। तो जो कड़े हड्डी होते हैं उन्हें बोन कहा जाता है, लेकिन जो उसके साथ कुछ मुलायम हड्डियां भी जुड़ी हुई रहती है, जो लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसे हम लोग उपास्थि या फिर कार्टिलेज कहते हैं। तो उसी के माध्यम से ये पसलियों से जुड़े हुए रहते हैं। तो डायरेक्टली यह जो ब्रेस्ट बोन होता है पसलियों से नहीं जुड़ा होता है, इसके साथ उपास्थि जुड़े होते हैं किनारे किनारे, तब जाके उपास्थि के माध्यम से वे पसलियों से जुड़े हुए रहते हैं। कौन? तो चेस्ट बोन। तो इनका जुड़ाव उपास्थि के माध्यम से पसलियों से होता है, पसलियों के अग्रभाग का निर्माण करता है। तो यह जो स्टर्नम होता है, यह रिबकेज के फ्रंट पार्ट का फॉर्मेशन करता है, आगे के भाग का निर्माण करता है। तो यह स्टर्नम क्या हो गया
कि जिसे उरोस्थी या ब्रेस्ट बोन कहते हैं, छाती के मध्य भाग में स्थित एक लंबी सपाट हड्डी है। इसका जुड़ाव उपास्थि के माध्यम से पसलियों से होता है और यह पसलियों के अग्रभाग का निर्माण करता है। The sternum of breastbone is a long flat bone located in the central part of the chest. It connects the ribs via cartilage and forms the front of the rib cage. इसके बाद हम लोग आते हैं मेरुदंड, मेरुरज्जु या फिर जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, अर्थात वर्टेब्राई या वर्टेब्रल कॉलम। तो इसका एक और नाम है स्पाइनल कोड। तो इसे स्पाइनल कोड भी कहा जाता है। तो मेरुदंड, मेरुरज्जु या फिर रीढ़ की हड्डी जिसे वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्राई या स्पाइनल कोड कहते हैं। स्पाइनल का मतलब होता है लचीला और यह ऊपर से नीचे तक एक कॉलम का निर्माण करता है, बिल्कुल सीधा होता है, जो हमारे सिर के पिछले हिस्से से लेकर कमर तक होता है और इसी के माध्यम से हमारा शरीर ऊपर और नीचे फ्लेक्सिबल होता है। तो जिसे मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी अक्षीय कंकाल का एक हिस्सा होता है। यह एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है, हमने बताया था। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। अब इस 26 में भी कई हिस्सों में इसे बांटा गया है, 5 हिस्सों में। तो इस 26 बोन में इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है इस मेरुरज्जु का या फिर वर्टेब्रल कॉलम का या फिर कहे तो स्पाइनल कोड का। तो इस स्पाइनल कोड में ये 26 बोन्स, यहां से लेकर ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये 26 हड्डियां हैं, जिसमें ये सबसे निचला हड्डी और ये सबसे ऊपरी हड्डी। तो इस 26 बोन में 1 से लेकर जो 7 होता है ऊपर का, तो क्रम के अनुसार ऊपर से जो 7 हड्डियां होती हैं, अर्थात पहली से लेकर 7वीं हड्डी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन्हें सर्विकल स्पाइन कहा जाता है या सर्विकल वर्टेब्री कहा जाता है, अर्थात इसे ग्रीवा रीढ़ कहते हैं। तो सर्विकल मेरुदंड या ग्रीवा रीढ़ कहते हैं क्योंकि यह ग्रीवा रीढ़ का निर्माण करता है, कंधों के शीर्ष तक यह ग्रीवा रीढ़ का निर्माण करता है। ग्रीवा अर्थात कि सिर तक जुड़ाव करता है हमारे पीठ का। तो इस मेरुदंड के पहली से लेकर 7वीं जो बोन्स होती हैं, उन्हें सर्विकल स्पाइन या सर्विकल वर्टेब्री कहते हैं, अर्थात इसे सर्विकल मेरुदंड या ग्रीवा रीढ़ कहा जाता है। तो रीढ़ की हड्डी का यह 7 हिस्सा ग्रीवा रीढ़ कहा जाता है और यह कंधों के शीर्ष तक एक ग्रीवा रीढ़ का निर्माण करता है, अर्थात सर्विकल स्पाइन टॉप ऑफ द शोल्डर्स। तो कंधों के शीर्ष तक यह ग्रीवा रीढ़ का निर्माण करता है और यह सबसे पतली एवं नाजुक हड्डियां होती हैं, अर्थात थिनेस्ट एंड डेलिकेट। तो सबसे नाजुक और सबसे पतली हड्डियां कौन होती हैं? तो यही ग्रीवा रीढ़ होती हैं, जिन्हें सर्विकल स्पाइन कहते हैं। जो रीढ़ की हड्डी का शुरू से 7 जो हड्डी होते हैं वही कहे जाती है ग्रीवा रीढ़, जिनका निर्माण कंधों के शीर्ष तक होता है, अर्थात टॉप ऑफ द शोल्डर्स तक। और उसके बाद ये सबसे पतली एवं नाजुक हड्डियां होती हैं, अर्थात जो बॉडी की सबसे थिनेस्ट और डेलिकेट ऑर्गन, डेलिकेट बोन्स होती हैं। उसके बाद इन 7 में जो शुरू के 2 होते हैं, पहले को फर्स्ट को हम लोग एटलस बोन कहते हैं और दूसरे को एक्सिस कहते हैं। एक्सिस इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां से शुरुआत होता है हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, इसीलिए जो दूसरा हड्डी होता है उसे एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं, और पहले वाले को एटलस कहते हैं, अर्थात शुरुआती रीढ़ की हड्डी। तो पहली को हम लोग एटलस बोन कहते हैं इस रीढ़ की हड्डी को, और जो दूसरी रीढ़ की हड्डी होती है, दूसरी स्पाइनल होती है,
उसे हम लोग एक्सिस कहते हैं। इसके बाद 8 से लेकर 19 अर्थात जो कुल 12 हड्डी हुए, 12 बोन्स, 12 स्पाइनल हुए, उन्हें हम लोग थोरासिक मेरुदंड कहते हैं, जिसे कक्षीय रीढ़ भी कहा जाता है। तो 8 से लेकर 19, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और फिर 19, इस 12 बोन्स को हम लोग थोरासिक स्पाइन या थोरासिस वर्टिब्री कहते हैं, जिसे थोरासिक मेरुदंड या कक्षीय रीढ़ भी कहा जाता है। तो यह कक्षीय रीढ़ है, अर्थात बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाता है, हमारे शरीर के बिल्कुल बीच में पाया जाता है, इसीलिए कारण इसे कक्षीय रीढ़ कहते हैं। अर्थात यह थोरैसिक बोन्स होते हैं, थोरैसिक मेरुदंड होते हैं, स्पाइन होते हैं। उरोस्थी एवं पसलियों के साथ वक्ष पसली पिंजर के हिस्से का निर्माण करता है। तो यह जो थोरैसिक है, यह उरोस्थी एवं पसलियों के साथ वक्ष पसली पिंजर के हिस्से का निर्माण करता है। अर्थात along with the sternum and ribs, the thoracic spine form the part of the thoracic cage, thoracic rib cage। तो यह किसका निर्माण करता है? उरोस्थी एवं पसलियों के साथ वक्ष पसली पिंजर का निर्माण करता है। तो यह तो था थोरैसिक, जिसे हम लोग थोरैसिक स्पाइन या कक्षीय रीढ़ कहते हैं। इसके बाद 20 से लेकर 24, 20 से लेकर 24 जो 5 बोन्स होते हैं, 5 स्पाइन होते हैं, उन्हें लंबर स्पाइन या लंबर वर्टिब्री कहा जाता है। वर्टिब्रल का जो प्लूरल होता है वही वर्टिब्री होता है। तो इसे लंबर रीढ़ भी कहा जाता है, लंबर मेरुदंड या लंबर रीढ़। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक वक्र मौजूद होता है, कर्व मौजूद होता है, जिसे लॉर्डोसिस कहा जाता है। तो लॉर्डोसिस नामक एक सामान्य रूप में एक मामूली आवक वक्र मौजूद होता है। तो इसमें लॉर्डोसिस नामक एक कर्व मौजूद होता है, जिसे आवक वक्र कहा जाता है। तो यह मौजूद होता है किसमें? तो लंबर स्पाइन में। तो लॉर्डोसिस नामक एक सामान्य रूप में एक मामूली आवक वक्र इसमें मौजूद होता है। अर्थात द लंबर स्पाइन टिपिकली हैज ए स्लाइट इनवर्ड कर्व नोन एज लॉर्डोसिस। इसके बाद 25वां, जो 25वां होता है उसे हम लोग सैक्रम कहते हैं। यह बहुत ही मोटा स्ट्रक्चर होता है। जो 25 निचला जो 25वां होता है हमारा स्पाइनल कोड का बोन, उसे हम लोग सैक्रम कहते हैं। तो यह ट्रायंगुलर शेप में होता है, इसीलिए इसे त्रिकोष्ठी श्रोणी बोलते हैं। तो ट्रायंगुलर शेप के कारण इसे त्रिकोष्ठी श्रोणी कहा जाता है। तो याद रखेंगे। तो त्रिकोष्ठी श्रोणी से जुड़ी एक ढाल के आकार की बोनी संरचना त्रिकोष्ठी श्रोणी के पक्ष श्रोणी के दीवार का यह निर्माण करता है एवं द्रोणी को मजबूत एवं स्थिर बनाता है। तो यह जो सैक्रम है, जो निचला हिस्सा है 25वां बोन, जो कि इस स्पाइनल कोड का 25वें नंबर का जो बोन होता है, मेरुदंड का बोन होता है नीचे में, तो यह त्रिकोष्ठी श्रोणी से जुड़े एक ढाल के आकार की बोनी संरचना होती है, तथा हड्डी की तरह एक संरचना होती है। और यह त्रिकोष्ठी श्रोणी के पश्च श्रोणी के दीवार का निर्माण करती है, अर्थात जो सबसे पिछली श्रोणी होती है उसी का निर्माण करती है, और यह श्रोणी को मजबूत एवं स्थिर बनाती है। अर्थात द सैक्रम इज ए शील्ड शेप्ड बोनी स्ट्रक्चर। तो शील्ड का मतलब होता है किस तरह? तो त्रिकोष्ठी श्रोणी। श्रोणी का मतलब होता है शील्ड। कनेक्टेड टू द पेल्विस, यह किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो पेल्विस से। तो पेल्विस को मुख्य रूप से श्रोणी ही कहते हैं। तो यह जो त्रिकोष्ठी श्रोणी होता है, इसकी आकार की तरह यह एक बोनी संरचना होती है, जिसके पश्च श्रोणी के दीवार का यह निर्माण करता है और श्रोणी को मजबूत एवं
स्थिर बनाता है। अर्थात द सैक्रम इज ए शील्ड शेप्ड बोनी स्ट्रक्चर कनेक्टेड टू द पेल्विस। द सैक्रम फॉर्म्स द posterior pelvic wall and strengthens and stabilize the pelvis। तो यह तो था हमारा सैक्रम। इसके बाद जो सबसे निचला होता है बोन, उसको हम लोग कॉकिक्स कहते हैं। 26वां जो बोन होता है इसकी संख्या 1 होती है। तो 26वां बोन जो अंतिम बोन होता है जिसे कोकिक्स या कोक्कीजिल कहा जाता है। तो कोक्कीजिल या कोकिक्स यह सबसे निचला बोन होता है हमारे स्पाइनल कोड का। इसी का जुड़ाव हमारे कमर से होता है और इसके नीचे से हम लोग उपांगी को देखते हैं। तो यह जो कोकिक्स होता है इसे टेल बोन भी कहते हैं। टेल बोन अर्थात एक अवशेषी पूंछ होता है। जनरली हमारे बॉडी में इसका कोई यूज नहीं है, अवशेषी अंग है। जिस प्रकार हमारा एक अंग है पेट में अपेंडिक्स, जिसका कोई कार्य नहीं होता है और कभी कभी कोई अनाज फंस जाने पर वह दर्द करता है, फूलकर बड़ा हो जाता है और उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से यह भी एक अवशेषी अंग है जिसका कोई यूज नहीं होता है और यह कमर से केवल जुड़ा हुआ रहता है। इसे टेल बोन भी कहा जाता है, एक अवशेषी पूंछ। इसी नाम से यह फेमस है, इसी नाम से यह प्रसिद्ध है। रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे यह एक त्रिकोणीय हड्डी की संरचना है। अर्थात यह जो शेप होता है इसका ट्रायंगुलर शेप होता है, ट्रायंगुलर बोन होता है। तो इसे टेल बोन अर्थात अवशेषी पूंछ के नाम से जाना जाता है। और रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे यह एक त्रिकोणीय हड्डी होता है, ट्रायंगुलर बोन होता है। अर्थात द कॉकिक्स आल्सो नोन एज द टेल बोन और ए वेस्टिजियल टेल is a small triangular bone located at the bottom of the spine। तो ये तो था हमारा मेरुदंड या मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी, स्पिनल कॉर्ड, वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्राई या स्पाइनल कॉर्ड एक ही चीज है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस जितने सारे एक्सियल स्केलेटल है सभी को हमने पूरा डिटेल में समाप्त किया और एक्सियल स्केलेटल के सभी जो पार्ट्स हैं उसके फंक्शन को भी हम लोगों ने देख लिया। हमने देखा कि इसकी संख्या 80 होती है एक्सियल स्केलेटन की, जिसमें 29 स्कल का पार्ट होता है और 51 उसके पार्ट जितने होते हैं, जैसे कि यह रिबकेज हो गया, हमारा चेस्ट बोन हो गया और उसके बाद यह मेरुदंड हो गया। तो कुल मिलाकर 51 और उसमें कपाल भी, कपाल की संख्या 8, फेशियल बोन 14, हाइड बोन 1, 26 जो हो गया हमारा मेरुदंड। उसके बाद एक चेस्ट बोन हो गया और 12 जोड़े हो गए हमारे रिबकेज। तो यहां तक चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लें एपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब होता है उपांगी। अगर हम लोग इसको संधि विच्छेद करेंगे 2 पार्ट से यह बनता है उप अंग, अर्थात यह अंगों का एक उपभाग है। क्योंकि वास्तव में जो मेन पार्ट होता है बॉडी का यही एक्सियल होता है, लाइफ इसी में होता है। लेकिन जो हाथ पैर होते हैं ये एक पूरे बॉडी की संरचना का निर्माण करते हैं, जो हमारे शरीर को चलने में और काम करने में मदद करते हैं। इसी कारण इसका नाम रखा गया है एपेंडिकुलर या उप अंग, जो अंगों की सहायता करते हैं। तो इसकी संख्या होती है 126। हमने बताया था कि कुल 206 एक एडल्ट जो व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति होता है, 206 हड्डियां होती हैं और जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें 300 या 300 से कुछ अधिक हड्डियां होती हैं, जो धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ उनका जुड़ाव होता है और उसके बाद ये अंग कड़े होते होते 206 तक आकर सीमित हो जाते हैं। और इन 206 में 126 उपांगी कंकाल है। तो इसी में हम लोग फीमर को देखेंगे, फिबिया और टिबुला को देखेंगे, जो कि फीमर हमारे थाई में सबसे लंबी हड्डी होती है और यह टिबिया और फिबुला भी हमारे पैर की हड्डी होती है। 30 हड्डियां होती हैं हाथ और पैरों में, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। तो एक ओवरव्यू देख लें कि ये जो उपांगी कंकाल है जिसे एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं,
उसकी कुल संख्या होती है 126। इस 126 में जो लिंब होते हैं, लिंब अर्थात पाद, पाद का मतलब होता है हाथ और पैर। हाथ और पैर, इसमें कंधा शामिल नहीं होता है। तो कंधा, कंधे के पार्ट में ग्रिडल्स होता है जिसे मेखला कहा जाता है, तो उसकी संख्या होती है 6। तो लिंब जो होते हैं उसकी संख्या 120 अर्थात हाथ पैर जिसे पाद कहते हैं उसकी संख्या 120, और जो 6 बच जाते हैं जिन्हें ग्रिडल्स या मेखला कहते हैं उनकी संख्या होती है 6। तो उपांगी कंकाल के दो भाग, एक पाद और दूसरा मेखला अर्थात लिंब और ग्रिडल्स। लिंब की संख्या 120 और मेखला की संख्या 6। उसके बाद यह जो लिंब है इसमें भी दो पार्ट, 60 भाग हाथों में और 60 भाग पैर में। तो चूंकि एक पैर में 30 हड्डियां होती हैं और कुल मिलाकर 30 कितने हो गए, दोनों पैर में तो 60 बोन्स। उसी प्रकार एक हाथ में 30 बोन और दोनों मिलाकर 60 बोन। तो हाथों में 60 बोन और पैरों में 60 बोन। तो इस प्रकार यह जो पाद की जो हड्डी हो गई, लिंब बोन कितने हुए, तो 120। इसके बाद ग्रिडल्स के भी दो पार्ट, एक को हम लोग बोलते हैं पिक्टोरल और दूसरे को बोलते हैं पेल्विक। जब हम लोग इसको कंधे की चर्चा करेंगे तो बारी बारी से देखेंगे कि कंधे के कौन से पार्ट में या कहां पे उपस्थित होता है। तो पिक्टोरल की संख्या होती है 4, 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड। उसके बाद पेल्विक, पेल्विक एक होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो पिक्टोरल की संख्या 4 और पेल्विक की संख्या 2। तो इस प्रकार यह जो ग्रिडल्स हो गया वह 6 बोन। तो यह टोटल मिलाकर उपांगी 126 हो गए, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और हाथ पैरों को पूरा डिटेल में देखेंगे, ग्रिडल्स को देखेंगे, इसके फंक्शंस को देखेंगे और उसके बाद जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है उसके और भी सारे फैक्ट हैं जिसको हम लोग देखेंगे, जैसे कि हड्डियों का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से होता है, इसके लिए हमें अंडों का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे जो कि हमारे हड्डी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग उपांगी कंकाल को लेकर, और तब तक